शिमला की ठंडी हवा में एक अजीब सी मिठास थी उस सुबह। पहाड़ों पर हल्की धुंध थी और पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप किसी पुरानी फिल्म के सीन जैसी लग रही थी। बस अड्डे से एक लड़की उतरती है। उसके हाथों में एक छोटा सा सूटकेस, कंधे पर बैग और चेहरे पर थोड़ा सा डर, थोड़ा सा जोश भी है। वो है आर्या। 24 साल की, पहली नौकरी लगी है, छोटी सी जगह से आई है और ये पहली बार है जब वो अपने घर से इतने दूर रहने वाली है। आर्या ने जब पहली बार शिमला की ठंडी हवा में सांस ली तो उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे एक नया पन्ना दे दिया हो, एक बिल्कुल साफ पन्ना जिस पर वो खुद अपनी कहानी लिख सकती है। बस थोड़ी सी घबराई थी। माँ की बातें बार बार कानों में गूंज रही थी। बेटा, अकेले रहना आसान नहीं होता। खाना खुद बनाना, वक्त से उठना, ठंड में ध्यान रखना। आर्या मुस्कुरा दी। उसने धीरे से अपने कानों में हेडफोन्स लगाए और बस स्टैंड से निकलते हुए बोली, चलो अब देखती हूँ जिंदगी मेरे लिए क्या लेकर आई है। शहर के बीचों बीच उसे एक छोटा सा कमरा मिला था। पुरानी लकड़ी का घर जिसकी खिड़कियों से देवदार के पेड़ दिखते थे। दीवारें ठंडी थी लेकिन कमरे में एक अजीब सा सुकून था। मालकिन का नाम था सुनीता आंटी। 50 के पार की एक सीधी सादी औरत थी वो। उनका अपना बेटा दिल्ली में था और आर्या को देखते ही उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ ठंड बहुत लगती है, गर्म पानी टाइम पे पी लेना, और हाँ, ऊपर बंदर भी है, खिड़कियाँ खुली मत छोड़ना। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, जी आंटी। वो अंदर गई, अपना सूटकेस खोला और अपने तकिए पर सिर रखकर बोली, शायद अब मेरी असली जिंदगी शुरू हो रही है। पहले कुछ दिन बहुत जल्दी बीत गए। ऑफिस में सब नए थे, नए चेहरे, नए नाम। वो एक सरकारी दफ्तर में असिस्टेंट के पद पर थी। काम कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन नए माहौल में सब कुछ समझना थोड़ा भारी लग रहा था। कॉफ़ी मशीन के पास वो अक्सर किसी से बात करने की कोशिश करती, लेकिन सब अपने अपने काम में बिजी थे। धीरे धीरे उसने समझा कि पहाड़ों के लोग उतने जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं जितने नीचे के शहरों वाले हैं। हर शाम वो बालकनी में बैठती, पहाड़ों की ढलानों पर बिखरी लाइट्स को देखती और सोचा करती, क्या वाकई मैं यहाँ खुश रह पाऊंगी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। ठंडी बूंदों से पूरा रास्ता भीग गया था। आर्या छतरी लेकर चल रही थी। तभी सामने से एक लड़का आया, हाथों में फाइलें, बालों पर बारिश और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वो फाइलें गिरा बैठा और आर्या झट से झुककर मदद करने लगी। ओह थैंक यू। ये मौसम भी ना, जब काम खत्म होता है तभी बर्फ पड़ता है। आर्या हंस दी। हाँ, जैसे उसे पता हो कि हमारे पास छतरी नहीं है। दोनों हंस दिए। बस वहीं से एक छोटी सी पहचान बन गई। उसका नाम नवीन था। उसी ऑफिस में दूसरे डिपार्टमेंट में था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। आर्या को सुबह अब थोड़ी हल्की लगती। कॉफी मशीन के पास अब उसके लिए एक मुस्कान होती थी। वो दोनों दोपहर में साथ खाना खाने लगे। पहाड़ों की छोटी छोटी गलियों में टहलते, बातें करते। कभी वीकेंड पर मॉल रोड चले जाते, कभी रिच पर बैठकर चाय पीते। नवीन बातों में बहुत सच्चा था, थोड़े पुराने ख्यालों वाला। वो कहता, आर्या, जिंदगी आसान तब होती है जब हम उसे जल्दी समझने की कोशिश बंद कर देते हैं। आर्या को उसकी ये बातें अजीब लगती, लेकिन सुनना अच्छा लगता था। धीरे धीरे उस छोटे से पहाड़ी शहर ने आर्या को अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया था।
अब वो सुबह उठकर चाय बनाती, खिड़की खोलती और धुंध में खो जाती। उसे लगता जैसे पहाड़ हर दिन उससे कुछ ना कुछ कह रहे हों, धीरे चलो आर्या, सब ठीक हो जाएगा। पर जिंदगी की कहानी तो कभी सीधी नहीं होती ना। हर शांति के पीछे एक हलचल छिपी होती है। एक दिन ऑफिस में खबर फैली, विभाग में बजट कट हो रहा है, कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकते हैं। आर्या के भी सिर पर वही खतरा था। उस रात वो कमरे में अकेली बैठी रो पड़ी। ठंडी हवा खिड़की के अंदर आ रही थी और दीवारों पर परछाइयां नाच रही थी। फोन उठाकर उसने माँ को कॉल किया, पर नेटवर्क नहीं था। शिमला की बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। वो खिड़की के पास बैठी हाथ में कप पकड़कर सोच रही थी, क्या मैंने गलती कर दी यहाँ आकर? क्या ये मेरी जगह नहीं थी? अगले दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात नवीन से हुई। उसने देखा कि आर्या की आंखें सूजी हुई हैं। वो बोला, सब ठीक है? आर्या ने झूठ बोलने की कोशिश की, हाँ कुछ नहीं। नवीन मुस्कुराया, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। वो दोनों ऑफिस की कैंटीन में जाकर बैठे। नवीन ने कहा, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी डर ही हमें मजबूत बनाता है। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे लगा शायद कोई है जो उसे सच में समझता है। कुछ हफ्ते बीते और जैसा कि अक्सर होता है, कहानी ने एक नया मोड़ लिया। ऑफिस की लिस्ट आई। आर्या ने धीरे धीरे उस लिस्ट को देखा। उसका नाम वहाँ नहीं था। वो ठहर गई। पहली बार उसने खुद को राहत की सांस लेते पाया, लेकिन उसी लिस्ट में नवीन का नाम था। शाम को दोनों फिर उसी जगह मिले, रिच के बेंच पर। आर्या चुप थी। नवीन बस मुस्कुरा रहा था। देखो आर्या, उसने कहा, हर कहानी में किसी न किसी को जाना ही पड़ता है ताकि कोई दूसरा रह सके। ये जिंदगी है। आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर शब्द खो गए हो। नवीन ने हल्के से कहा, तुम्हारे साथ बिताए ये दिन शायद मेरी जिंदगी के सबसे सुकून भरे दिन थे। याद रखना, अगर कभी लगे कि सब खत्म हो गया है तो यकीन करना, वहीं से कुछ नया शुरू होता है। शिमला की धूप तू अंबर का बादल, जाने हम तुम मिलेंगे कहाँ। शिमला की धूप। उस शाम जब आर्या घर लौटी तो शिमला की सड़कों पर पीली रोशनी फैली थी। पेड़ों पर बूंदें चमक रही थी। उसने खिड़की खोली, गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। वो मुस्कुराई, एक हल्की पर सच्ची मुस्कान के साथ। शायद अब उसे समझ आ गया था कि नई जगह, नया काम या नए लोग सब सिर्फ रास्ते हैं, मंजिल नहीं। मंजिल तो वो सुकून है जो खुद के अंदर ढूंढना होता है। शिमला की वो सर शाम थी जब नवीन चला गया। ऑफिस में उसकी मेज खाली थी और आर्या की नज़रें बार बार उधर चली जाती थी। वो हर दिन खुद को संभालने की कोशिश करती, लेकिन उसके भीतर एक सन्नाटा बसा था, जैसे किसी ने उसकी बातों का साथी छीन लिया हो। पहाड़ अब भी वही थे, हवा अब भी उतनी ही ठंडी थी, पर आर्या के भीतर कुछ बदल गया था। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। सुनीता आंटी ने एक दिन देखा कि आर्या देर तक खिड़की के बाहर देखती रहती है। उन्होंने चाय का कप रखते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? आर्या ने कहा,
बस आंटी, कभी कभी लगता है कि हम जिनसे मिलते हैं वो हमें कुछ सिखाकर चले जाते हैं। सुनीता आंटी मुस्कुराई। हाँ बेटा, कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें अपनी पहचान दिखा जाए कि हम क्या हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। उस बात ने आर्या के दिल में कुछ जगा दिया। वो सोचने लगी, शायद ये सफ़र मेरा खुद को जानने का है, किसी को खोने का नहीं। धीरे धीरे उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। ऑफिस में जो प्रोजेक्ट पहले उसे भारी लगते थे, अब वो उन्हें दिल से करने लगी। वो छोटी छोटी चीज़ों में खूबसूरती ढूंढने लगी, जैसे सुबह की पहली धूप या कैंटीन में मिलती सादी चाय। कभी कभी जब वो फाइलों के बीच थक जाती तो खिड़की से बाहर देखती, नीचे घाटी में बादल ढलकते हुए जाते और उसे लगता, ये भी तो चलते रहते हैं ना बिना रुके। कभी हम सोचते हैं कि ज़िंदगी हमें रुला रही है, लेकिन असल में वो हमें बदल रही होती है। आर्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कुछ महीने बीत के ऑफिस में उसका काम नोटिस होने लगा। अधिकारियों ने कहा, आप बहुत ईमानदारी से काम करती हैं। वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की वजह से मुस्कुरा रही थी। एक दिन विभाग ने शिमला में ही एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की। स्थानीय महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना। आर्या को उनके संबंध अधिकारी बनाया गया। उस दिन जब उसने ये खबर सुनी तो उसे लगा जैसे ऊपर से कोई धीरे से कह रहा हो, देखा, तुम रुकी नहीं, इसलिए यहाँ पहुँची। वो मुस्कुराई, आसमान की तरफ देखा और पहली बार बिना किसी डर के बोली, धन्यवाद। अब आर्या हर सुबह गांव में जाती। वो महिलाओं को सिलाई, बागवानी और छोटे छोटे व्यवसाय सिखाती थी। पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए जब हवा उसके बालों में लगती तो उसे लगता वो उड़ रही है। उसकी डायरी अब खाली नहीं रहती थी। हर पेज पर किसी नई कहानी के निशान होते, किसी का संघर्ष, किसी का सपना, किसी की मुस्कान। वो समझने लगी थी कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो अपने अंदर का खालीपन भर जाता है। एक दिन किसी पहाड़ी गांव में काम के बाद उसे एक छोटा सा मंदिर दिखा। वो वहां गई, दिया जलाया और कुछ नहीं मांगा, बस आंखें बंद की और मन में कहा, अगर कभी कोई लौटे तो उसे सुकून मिले, अगर ना लौटे तो यादें इतनी मीठी रहे कि दर्द ना लगे। उस शाम जब वो नीचे उतर रही थी, सूरज डूब रहा था। धूप की आखिरी किरण उसके चेहरे पर पड़ी और उसे लगा जैसे वो खुद धूप की तरह चमक रही हो। वक्त बीतता गया, सर्दियाँ फिर लौट आईं शहर में। एक दिन ऑफिस में फ़ोन आया, मैडम, नई टीम आ रही है दिल्ली से, आपको उनको रिसीव करना होगा। वो बोली, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। जब गाड़ी रुकी तो टीम नीचे उतरी। आर्या के हाथ से फाइल गिरी। सामने वही आवाज़ आई, फाइलें पकड़ने का तुम्हें पुराना हुनर लगता है। नवीन सामने खड़ा था, हल्की दाढ़ी, वही मुस्कान, पर आंखों में थोड़ा वक्त उतर आया। दोनों कुछ पल चुप रहे। हवा में फिर वही ठंडी थी, लेकिन अब वो चुपती नहीं थी। आर्या ने धीरे से कहा, तुम वापस आ गए? नवीन बोला, हाँ, पर आपकी बात किसी नौकरी के लिए नहीं, उसी प्रोजेक्ट पर ट्रांसफ़र हुआ हूँ जिसमें तुम हो। आर्या कुछ बोल नहीं पाई, बस हल्के से मुस्कुरा दी। शाम को दोनों पुराने रास्तों से गुजरे। वो कॉफ़ी मशीन, वो रिच के बेंच और वो
धुंध में घिरी हुई सड़क। नवीन बोला, तुम बदल गई हो आर्या। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बस अब खुद से मिल पाई हूँ। दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा, जहाँ फिर वही धूप की आखिरी किरण थी जो अब बुझने लगी थी। कभी कभी जिंदगी हमें पहाड़ों तक इसलिए भेजती है ताकि हम वहाँ जाकर खुद को ढूंढ सकें, और जब मिल जाए तो वही धूप बन जाए जो किसी और की राह रोशन कर दे। शिमला की ठंड अब थोड़ी नरम हो गई थी। आर्या को नौकरी में आए हुए कुछ 6 महीने हो चुके थे। अब वो पहाड़ों की सड़कों, स्थानीय बोली और यहाँ के लोगों की आंखों में छिपी कहानियों को पहचानने लगी थी। हर दिन वो किसी न किसी गांव में जाती, स्कूल, पंचायत या किसी महिला समूह से मिलती। एक सुबह ऑफिस से उसे एक नए गांव का काम मिला। उस गांव का नाम था थाज। वो एक छोटा दूर दराज इलाका था जहाँ सड़क मुश्किल से पहुँचती थी, लेकिन आर्या को ऐसे काम पसंद थे जहाँ लोगों की जिंदगी में सच में बदलाव लाया जा सके। थाज पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई थी। पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए उसकी जीप कई बार फिसली, कभी पत्थरों पर तो कभी कीचड़ पर। गांव में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि ये जगह अब भी वक्त के पुराने पन्नों पर अटकी हुई है। छोटे छोटे घर, लकड़ी की छतें और लोगों के चेहरे पर वही शांति, लेकिन थकी हुई मुस्कान। महिला समूह की बैठक में करीब 10 औरतें आई थी। ज़्यादातर चुपचाप बैठी थी, जैसे बोलने की आदत ही ना रही हो। उनके चेहरे पर मेहनत का रंग साफ झलक रहा था, लेकिन आंखों में डर था, कहीं ये भी बस वादा बनकर ना रह जाए। आर्या ने सादे लहजे में कहा, मैं कोई बड़ी अफसर नहीं हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि हम सब मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे आप लोगों की आमदनी बढ़ सके। कुछ चेहरे हल्के मुस्कुराए, लेकिन एक लड़की सबसे पीछे बैठी थी, चुप, आंखें नीचे झुकी। वो थी चंदा। आर्या ने बाद में पंचायत सचिव से पूछा, वो लड़की कौन थी? चंदा, बहुत तेज है, पर घर की हालात खराब है। माँ बीमार रहती है, बाप नहीं है। कभी स्कूल गई थी, पर बीच में ही छोड़ दिया। अब वो घर संभालती है। अगले दिन आर्या फिर पहुंची। इस बार उसने बुनाई, सिलाई और पैकिंग का छोटा ट्रेनिंग कैंप शुरू किया। उसने औरतों से कहा, आपके हाथों में हुनर है, बस थोड़ी दिशा और आत्मविश्वास चाहिए। धीरे धीरे सब खुलने लगी। आर्या ने जब छोटे छोटे टास्क दिए तो सब करने लगी, लेकिन चंदा हर बार सबसे पहले आती और सबसे आखिर तक रुकती। वो धीरे धीरे सवाल पूछने लगी, दीदी, अगर मैं अच्छे डिज़ाइन बना लूँ तो इन्हें शहर बेच सकती हूँ? आर्या मुस्कुराई, हाँ क्यों नहीं, अगर इरादा सच्चा है तो पहाड़ से भी आगे जा सकते हो। एक शाम आर्या को पता चला कि चंदा की माँ बहुत बीमार है। वो दवा लेकर उसके घर पहुंची। मिट्टी का घर, अंदर एक छोटी लालटेन और ठंडी हवा कमरे के अंदर तक आती हुई। चंदा कांपते हुए माँ को पानी पिला रही थी। आर्या ने उसे संभाला, डॉक्टर से बात की और दवा दी। फिर बोली, चंदा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपना काम नहीं छोड़ोगी। चंदा ने सिर हिलाया। उस दिन पहली बार उसकी आंखों में डर की जगह उम्मीद थी। अगले कुछ हफ्तों में आर्या रोज आती थी। वो औरतों को सिखाती, ऊन कैसे धोनी है, रंग कैसे मिलाना है, डिज़ाइन कैसे बनाना है। वो चंदा को अलग से नोटबुक देती और कहती, तुम अपनी सोच यहाँ लिखो,
क्या बनना चाहती हो, कैसा बदलाव चाहती हो। धीरे धीरे गांव की औरतें भी चंदा से सीखने लगी। वो अब सबको बताती, समझाती और काम बांटती। 6 महीने बाद पहली बार गांव में हाथ से बने ऊनी उत्पादों की प्रदर्शनी थी। छोटे मफलर, दस्ताने और ऊनी खिलौने सब चंदा और उसकी टीम ने बनाए थे। लोग आए, सराहा और उनको खरीदा। गांव के सरपंच ने कहा, पहली बार हमारे गांव की औरतें कमाने लगी हैं। आर्या अब थाज की नियमित विजिट पर आती थी। हर बार जब वो आती तो चंदा नई योजना लेकर तैयार होती। दीदी, अब हमें ऑनलाइन बेचने का तरीका सीखना है। दीदी, अगली बार गांव की लड़कियों के लिए स्कूल में आर्ट क्लास लगवाएं। आर्या हर बार हैरान होती कि एक लड़की जो कभी बोलती तक नहीं थी, अब कितनों के लिए उम्मीद बन गई है। फिर एक दिन आर्या का ट्रांसफ़र ऑर्डर आया। वो थोड़ी देर चुप बैठी रही। फिर तय किया गया कि वो गांव जाकर सबको बताएगी। थाज पहुंची तो चंदा ने उसे देखकर कहा, दीदी, आज मत जाइए, आपसे बात करनी थी। आर्या मुस्कुराई, क्या बात है? मैंने शहर के बाजार में स्टॉल बुक कर लिया है। अब हम गांव में ऊनी उत्पाद वहीं बेचेंगे। आर्या की आंखें भर आई। तुम्हें अब किसी की ज़रूरत नहीं है चंदा, तुम खुद इस गांव की धूप बन चुकी हो। उसने एक छोटा कागज़ निकाला और चंदा को दिया। उस पर लिखा था, अगर कभी डर लगे तो याद रखना, पहाड़ हमेशा उन्हीं को रास्ता देता है जो चलते रहते हैं। शिमला के मुख्य समारोह में मंच पर चंदा का नाम पुकारा गया। थांच गांव की चंदा ठाकुर, आत्मनिर्भर महिला पुरस्कार 2026। वो मंच पर गई, भीड़ ने तालियां बजाई। पत्रकार ने पूछा, कौन है आपकी प्रेरणा? वो बोली, एक दीदी थी जिनसे मैंने सीखा कि अगर कोई तुम्हारे लिए धूप बन जाए तो तुम्हें किसी और की सुबह बन जाना। भीड़ में पीछे बैठी आर्या की आंखें नम थी, पर चेहरे पर वही संतोष कि उसने अपने काम से किसी की जिंदगी बदल दी थी। पहाड़ की हवा अब भी वैसी ही थी, साफ, ठंडी और भरोसे से भरी। अब बस उसमें चंदा की हंसी भी शामिल थी। oh